नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिर से मौके के फायदा उठाने की फिराक में है चीन। जब देश में मची है त्रासदी, ऐसे में चीन फिर से लद्दाख में कर रहा है चालाकी। चीन ने लद्दाख सीमा पर तैनात किए घातक रॉकेट लॉन्चर, जिसके बाद भारतीय सेना मुस्तैद और मोर्चे पर पहुंच चुकी है और लद्दाख के फिराक वाली चीन को तिब्बत से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में चीन फिर से आ घुसा है और ऐसे में भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है और लद्दाख बचाने के बाद अब तिब्बत भी चीन के कब्जे से बाहर जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मार गिराए 3 आतंकी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर, इस तारीख को प्रधानमंत्री मोदी देंगे ये बड़ा तोहफा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना महात्रासदी में फंसा भारत, चीन ने लद्दाख सीमा पर तैनात किए घातक रॉकेट लॉन्चर। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख पर नजरें गड़ाए बैठे चीन ने भारत को कोरोना महात्रासदी में फंसा देखकर अपनी जंगी तैयारी तेज कर दी है। चीन ने अपने बेहद घातक और लंबी दूरी तक मार करने वाले अत्याधुनिक PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स को तिब्बत में भारतीय सीमा के पास तैनात किया है। चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV की रिपोर्ट के मुताबिक इन लॉन्चर्स को भारतीय सीमा पर तैनात शिनजियांग कमांड को सौंपा गया है। CCTV का दावा है कि ट्रक पर लाद कर ले जाया जाने वाला यह अत्याधुनिक रॉकेट पूरी तरह से कंप्यूटर चालित है और एक साथ कई ठिकानों को तबाह कर सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन रॉकेट लॉन्चर्स को लद्दाख सीमा पर 5200 मीटर की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। यह वही इलाका है जहां पर गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। CCTV ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन रॉकेट लॉन्चर्स को तेजी से तैनात किया जा सकता है और प्रमुख इलाकों पर कब्जा किया जा सकता है। उसने कहा कि इन रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से चीनी सैनिक तिब्बत के पठारी इलाके, रेगिस्तान और हर मौसम में युद्ध लड़ सकेंगे। इस रॉकेट लॉन्चर में 12 ट्यूब हैं, जिसमें 12 इंच कैलिबर की बैरल है। प्रत्येक रॉकेट का वजन करीब 800 किलोग्राम है। इन रॉकेट की मारक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 130 किलोमीटर तक है। CCTV ने दावा किया है कि मात्र 3 मिनट के अंदर इस रॉकेट सिस्टम को जंग के लिए तैयार किया जा सकता है। इस रॉकेट लॉन्चर को चीन के बायडू सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे यह सटीक वार कर सके। लद्दाख में भारतीय सेना को जवाब देने के लिए चीन ने अपने बेहद हल्के टाइप 15 टैंक, 155 मिलीमीटर की तोप PCL-181 ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने में सक्षम ड्रोन तैनात किए हैं। चीन यह जंगी तैयारी ऐसे समय पर कर रहा है जब भारत कोरोना वायरस से बेहाल है। हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है। चीन का दावा है कि वह भारत की कोरोना त्रासदी से निपटने में मदद कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मार गिराए 3 आतंकी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को मुठभेड़ में लश्कर तैयबा की 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी। सुरक्षा बलों को मंगलवार सुबह अनंतनाग के कोकरनाग के वैलू गांव में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया और कार्रवाई शुरू की। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया था और एनकाउंटर में तीनों को मार गिराया। इससे पहले सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर के शोपियां में बड़ी कामयाबी मिली थी और गुरुवार 6 मई एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया था। इसके तौसीफ अहमद नाम के आतंकी ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया था। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए सभी आतंकवादी आतंकी संगठन अल बदर के थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम किसान की 8वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर, इस तारीख को प्रधानमंत्री मोदी देंगे तोहफा। जी हां दोस्तों, पीएम किसान की 8वीं किस्त की तारीख तय हो गई है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की माने पीएम नरेंद्र मोदी 14 मई को सुबह 11 बजे किसानों से बातचीत करेंगे। इसके बाद पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। इसका प्रोग्राम PM India webcast.nic.in पर दिखाया जाएगा। इससे पहले आई इंडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि राज्य सरकार ने RFT साइन कर दिया है और केंद्र सरकार पहले ही FTO जनरेट कर चुकी है। कई किसानों के खाते में RFT साइन बाय स्टेट फॉर 8th इंस्टॉलमेंट स्टेटस दिख रहा है। अगर पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो अपना स्टेटस pmkisan.gov.in पर चेक कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ी, मुस्लिम देश हुए एकजुट। जी हां दोस्तों, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और अब नौबत दोनों देशों के बीच युद्ध तक पहुंचने लगी है। इजरायल और फिलिस्तीन दोनों एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं और सैकड़ों लोग अभी तक घायल हो चुके हैं।
तो दर्जनों लोगों के मारे जाने की भी खबर है। दुनिया भर के देशों ने इजरायल और फिलिस्तीन से तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने इजरायल और फिलिस्तीन से शांति बहाली की अपील की है, लेकिन सोमवार रात भी फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने यरूशलेम पर कई रॉकेट दागे हैं, जिसका जवाब देते हुए इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में कई चरमपंथी ठिकाने पर हवाई हमले किए हैं, जिसके बाद तनाव युद्ध के हालात तक पहुंच चुके हैं। इस संघर्ष की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब इजरायल के यहूदी नेशनलिस्ट ने एक मार्च निकालने का फैसला लिया था। ये मार्च उस जीत का जश्न था तो इजरायल को 1967 में मिली थी। दरअसल 1967 में इजरायल ने यरूशलेम के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था और फिर वो हिस्से अभी तक इजरायल के ही कब्जे में हैं। इसी जीत को लेकर इजरायल के कुछ राष्ट्रवादी मार्च का आयोजन कर रहे थे, मगर इसी मार्च के दौरान फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी चरमपंथियों को जवाब देने के लिए इजरायली सुरक्षा बलों ने रबर बुलेट का इस्तेमाल किया था, जिसमें कई चरमपंथी घायल हुए थे और फिर स्थिति लगातार खराब होती चली गई। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक इजरायल के हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। वहीं इजरायल ने कहा है कि उसके हमले में चरमपंथी संगठन हमास के कम से कम 3 बड़े लीडर मारे गए हैं, जो गाजा पट्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। दरअसल यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के पास इजरायली सुरक्षा बलों के साथ फिलिस्तीनी के प्रदर्शनकारियों की काफी देर तक झड़प हुई थी, जिसमें फिलिस्तीन की तरफ से दावा किया गया है कि इस झड़प में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और इस झड़प के बाद चरमपंथी संगठन हमास ने इजरायल पर हमला करने की धमकी दी थी और फिर हमास ने इजरायल पर कई रॉकेट्स दागे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद कहा कि हमास ने इजरायल पर रॉकेट दागकर अपना हद पार कर लिया है और इजरायल का इसका पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। और फिर इजरायली सेना ने चरमपंथी संगठन हमास को निशाना बनाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में भारी बारिश की आशंका, मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका गया, येलो अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, पूरे देश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। कहीं गर्मी तो कहीं बारिश ने तूफान मचाया हुआ है। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि केरल में भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण केरल में 14 मई तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, इसलिए विभाग ने यहाँ येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, इसलिए विभाग ने मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका है। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका गया। सीएमओ की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आईएमडी ने कहा है कि राज्य में 14 मई तक भारी बारिश के आसार दिख रहे हैं। अगले 24 घंटों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में मछुआरों से अपील है कि वो समुद्र में ना जाएं। राज्य में येलो अलर्ट जारी है। सभी लोग एसडीएमए की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें। विभाग ने कहा है कि एर्नाकुलम, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम, थोडपुझा, माहे, कोल्लम, पठानमिट्टा, चिरथला, अलापुझा, एर्नाकुलम दक्षिण और वायनाड जिले में भारी बारिश की आशंका है, इसलिए यहां हाई अलर्ट जारी है। 1 जून को केरल पहुंचेगा मानसून। आपको बता दें कि इस बार मानसून 1 जून को केरल में दस्तक दे सकता है। मानसून के बारे में अपडेट देते हुए भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि मानसून के चारों महीने पूरी तरह से वर्षा वाले रहेंगे और इस दौरान अच्छी से बहुत अच्छी बारिश देश के हर प्रदेश में देखने को मिलेगी। इस बार 98% बारिश होने के आसार हैं। अगले 24 घंटों में यहां होगी बारिश। केरल के अलावा देश के बाकी राज्यों में भी भारी बारिश के आसार दिख रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों तक दिल्ली, एनसीआर में, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं पहाड़ियों में मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 8 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तो वहीं हिमाचल में बर्फबारी संभव है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना चौकन्नी, चीन नहीं दे सकता चकमा। सीडीएस। जी हां दोस्तों, सैन्य बलों के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि इस समय देश की सेना कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सिविल प्रशासन की मदद में जी जान से जुटी है। देश में कोविड संकट को देखते हुए भले ही बॉर्डर पर सेना की कम से कम मौजूदगी है, इसके बावजूद सेना ने ऐसी तैयारियां कर रखी हैं कि हमें कोई चकमा नहीं दे सकता। खतरे का आकलन करने के बाद कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर रखी है। दरअसल पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन से गतिरोध की शुरुआत पिछले साल मई माह से ही हुई थी, जब 5 मई को एलएसी पर पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर दोनों देशों के सैनिकों में पहला संघर्ष हुआ था। इसके 1.5 माह बाद 15-16 जून को गलवान घाट हुआ खूनी संघर्ष तो इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि 45 साल में यह पहली घटना थी जिसमें दोनों देशों के सैनिक मारे गए थे। इस हिंसक वारदात में भारत ने अपने 20 जवान खोए थे। पूर्वी लद्दाख में चीन से गतिरोध का 1 साल पूरा होते ही चीनी वायरस कोरोना की दूसरी लहर ने देश में नया संकट खड़ा कर दिया है। इस बीच चीन फिर से पूर्वी लद्दाख के गहराई वाले क्षेत्रों में चुपचाप स्थायी आवास और डिपो का निर्माण करके अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में लग गया है। सीमा पर चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच सीडीएस बिपिन रावत ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि भले ही इस समय देश के भीतर कोविड वॉर में जुटी सेना की मौजूदगी सीमा पर कम की गई है, लेकिन
चीन अब पिछले साल वाली गलती नहीं दोहरा सकता। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि देश की सेना ने ऐसी तैयारियां की है कि हमें कोई चकमा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि खतरे का आकलन करने के बाद सीमा पर कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर रखी है। हमने सेना को रिजर्व एरिया में रखा है ताकि इन चिन्हित स्थानों पर किसी तरह की गड़बड़ी होने पर तत्काल तैनात करके दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। सीडीएस बिपिन रावत ने सैन्य कमांडरों पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उन जगहों का अंदाजा है कि दुश्मन कहां से दुस्साहस कर सकता है और हम उस पर कहां से भारी पड़ सकते हैं। जनरल रावत ने कहा कि समय समय पर आने वाली चुनौतियों को लेकर सेना खतरों का आकलन करती रहती है। देश में कोविड संकट के समय सिविल प्रशासन की मदद करने में जुटने के साथ ही सेना ने सीमा की चिंता को भी ध्यान में रखा है। सीमा पर तैनात सेना की कुछ टुकड़ियों को वापस बुलाकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगाया गया है। इसलिए भले ही इस वक्त सीमा पर हमारी कम मौजूदगी है, लेकिन भारतीय सेना की चौकन्नी निगाहें दुश्मन की हर गतिविधियों पर है। बिपिन रावत ने कहा कि कोरोना काल में आम नागरिकों की मदद करने के लिए सीमा के जिन स्थानों से सेना को वापस बुलाया गया है, वहां के लिए सेना का इमरजेंसी प्लान तैयार है। इसी आधार पर सेना की तैनाती की गई है ताकि देश में चल रहे कोविड संकट का फायदा दुश्मन न उठा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यरूशलेम में बढ़ती हिंसा को लेकर आपातकालीन बैठक की। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को पूर्वी यरूशलेम में बढ़ती हिंसा पर आपातकालीन बैठक की और एक प्रस्तावित बयान पर विचार विमर्श किया, जिसमें इजरायल से आह्वान किया गया कि वह मामले को लेकर संयम बरते और इस पवित्र स्थलों पर ऐतिहासिक यथास्थिति का सम्मान करे। संयुक्त राष्ट्र में आयरलैंड के राजदूत गेराल्डीन बायरन नेसन ने कहा कि सुरक्षा परिषद को तत्काल बात करनी चाहिए और हम आशा करते हैं कि वह आज ऐसा करने में सक्षम होगा। परिषद के राजनयिकों ने कहा कि सभी 15 सदस्यों ने झड़पों और बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की, लेकिन इजरायल के निकटतम सहयोगी अमेरिका ने कहा कि इस समय एक बयान उपयोगी नहीं हो सकता है। बहरहाल अमेरिका ने परिषद के विशेषज्ञों द्वारा इस बयान पर चर्चा किए जाने पर सहमति जताई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी सांसद ने राष्ट्रपति बाइडेन को लिखा खत, कोरोना से जूझ रहे भारत की ओर मदद की जाए। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सांसद हैली स्वीटन्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह कोविड-19 महामारी की भयावह दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत को और अधिक सीधी सहायता मुहैया कराएं। स्टीवंस ने पत्र में लिखा, बीते हफ्ते भारत में कोरोना वायरस के प्रतिदिन 4 लाख से अधिक मामले सामने आए। 4 मई को वहां 3,786 संक्रमितों की मौत हुई और कुल मृतक संख्या 2,26,188 पर पहुंच गई। मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के कारण वहां की स्वास्थ्य प्रणाली पर बहुत भार पड़ा। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं और ऑक्सीजन की कमी है। भारत को ऑक्सीजन, उपचार व्यवस्था एवं टीकों की बहुत आवश्यकता है। भारत को $10 करोड़ से अधिक की सहायता पहुँचाने के लिए बाइडेन का आभार जताते हुए स्टीवंस ने व्हाइट हाउस से भारत के अस्पतालों में और अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सांद्रक, ऑक्सीजन संयंत्र, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब और वेंटिलेटर भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, भारत में आप हालात का आकलन लगातार कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर विचार करें। जब तक भारत में कोविड-19 का प्रकोप बना रहेगा, तब तक वायरस के नए नए स्वरूपों की उत्पत्ति का भी जोखिम रहेगा, जिससे टीकाकरण के बावजूद अमेरिका में भी गंभीर खतरा रह सकता है। वायरस को सभी ओर से उखाड़ फेंकने के लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, लश्कर के 3 आतंकवादी फंसे। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के वेलू में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। आईजीपी कश्मीर में एएनआई को बताया है, मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकवादी फंसे हुए हैं। मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों के सफाई में जुटे हैं। हाल ही में रविवार को एलओसी से सटे पुंछ में पुलिस और सेना ने मिलकर आतंकवादियों पर बड़ी कार्रवाई की थी। यहां बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया। पुंछ में एक आतंकवादी सुरक्षा बलों ने 19 हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। इससे पहले बीते माह जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर जिले के जीपोरा इलाके में तलाश और घेराबंदी अभियान चलाया था। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई और जवानों ने इसका जवाब दिया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज का मौसम 11 मई, राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, भारत मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पलवल, होडल, तिजारा, भिवारी, अलवर, लक्ष्मणगढ़, हस्तिनापुर, खतौली, चांदपुर, संभल, जट्टारी, लोनी, देहात और आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ तेज हवाओं की
संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मंगलवार को धूल भरी आंधी आ सकती है और कई इलाकों में बारिश भी होने की संभावना है। विभाग ने यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने पूर्वोत्तर के असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश के आसार जताए हैं। विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना में हवा तेज चल सकती है और बारिश के आसार भी हैं। IMD के अनुसार केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। विभाग ने गुजरात और गोवा के लिए कोई अलर्ट नहीं जारी किया है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार को कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और अंधड़ के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। वहीं राज्य के अधिकतर हिस्सों में रविवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि चूरू में अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। पाली में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 43.3 डिग्री, भरतपुर में 43.2 डिग्री, करौली में 42.9 डिग्री, श्रीगंगानगर में 42.2 डिग्री और अन्य प्रमुख स्थानों पर 41.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं राज्य के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार को सुबह से शाम तक चूरू में 12.1 मिलीमीटर बारिश, अलवर में 2.5 मिलीमीटर, भीलवाड़ा में 1.4 मिलीमीटर और वनस्थली में बूंदाबांदी दर्ज की गई। विभाग के अनुसार आगामी 3-4 दिन दोपहर के बाद बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग के जिलों में आंधी बारिश का सिस्टम जारी रहेगा। तापमान भी औसत से नीचे रहने की संभावना करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के बीच भारत को उकसा रहा है चीन, भूटान की सीमा में घुसकर बना रहा है चौकियां। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच चीन एक ऐसे क्षेत्र में सड़कों का नेटवर्क, इमारतें और सैन्य चौकियां बना रहा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय और ऐतिहासिक रूप से भूटान का इलाका समझा जाता है। भूटान घाटी में चीन 2015 से ही इस हरकत को अंजाम दे रहा है। चीन ने 2015 में ऐलान किया था कि वह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के दक्षिण में ग्यालफुक गांव बसा रहा है। हालांकि ग्यालफुक भूटान में है और इसे बसाने के लिए चीनी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अतिक्रमण किया है। भारत और उसके पड़ोसियों को हिमालयी सीमाओं से बाहर करने के लिए चीन लंबे समय से साजिश रच रहा है। नया निर्माण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा तिब्बती सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए प्रमुख अभियान का हिस्सा है। इसका मकसद भूटान सरकार पर दबाव बनाना है ताकि वह यह क्षेत्र चीन को सौंप दे। इससे भारत के साथ किसी तरह का संघर्ष होने पर चीनी सेना को बढ़त मिलेगी। अतीत में चीन ने सीमा पर जिस तरह की भड़काने वाली कार्रवाइयां की है, यह भी उसी तरह का काम है। इतना ही नहीं, यह कदम भूटान के साथ चीन की संधि का खुला उल्लंघन भी है। चीन द्वारा सीमाओं पर कहीं और छोटे छोटे उल्लंघन के बारे में भूटान के दशकों के विरोध को भी नजरअंदाज किया गया है। यह उसी तरह की भड़काने वाली कार्रवाई है जैसे कि चीन दक्षिण चीन सागर में कर रहा है। इससे न सिर्फ इसका अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब होने का खतरा है, बल्कि दुनिया भर में इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नासा ने चीन को गैर जिम्मेदार बताते हुए लगाई लताड़। इस देश के पास गिरा था बेकाबू रॉकेट का मलबा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रविवार को चीन की आलोचना करते हुए उसे गैर जिम्मेदार बताया है। चीन के रॉकेट का मलबा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद मालदीव के पास हिंद महासागर में गिरा है। नासा ने कहा है कि चीन अंतरिक्ष मलबे को लेकर जिम्मेदार मानकों को पूरा करने में विफल रहा है। एजेंसी ने नियमों को नहीं मानने को लेकर चीनी प्रशासन को लताड़ लगाई है। मामले में पूर्व सीनेटर रहे और नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा है कि स्पष्ट हो चुका है कि चीन अंतरिक्ष मलबे को लेकर जिम्मेदार मानकों को पूरा करने में फेल हुआ है। चीन के मैन्ड स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस के अनुसार चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट ने बीजिंग के समय अनुसार सुबह 10:24 पर पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया था और फिर यह 72.47 डिग्री पूर्वी देशांतर और 2.65 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खुले समुद्री क्षेत्र पर जाकर गिर गया। मामले में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जानकारी दी है कि जैसे ही रॉकेट का मलबा वायुमंडल में आया तभी उसमें आग लग गई। चीन अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन का निर्माण कर रहा है। इस रॉकेट की सहायता से ही उसने स्पेस स्टेशन बनाए जाने के लिए पहला हिस्सा भेजा है। रॉकेट को 29 अप्रैल को दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हैनान में लॉन्च किया गया था। जब से इसका मलबा गिरने की आशंका जताई गई थी, तभी से दुनिया भर के देश इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहां इसका मलबा गिर सकता है, क्योंकि अगर ये किसी आवासीय क्षेत्र में गिरता तो काफी नुकसान पहुंचा सकता था। यही कारण है कि चीन की उसके अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर आलोचना की जाती है। इससे पहले मंगलवार को पेंटागन ने कहा था कि वह चीन के इस रॉकेट के बारे में पता लगाने की कोशिश जो इस सप्ताह वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है। वहीं इस मामले में चौतरफा आलोचना होने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा था कि रॉकेट के मलबे से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि इसके अवशेष जब वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो जल जाएंगे। आने वाले समय में चीन अंतरिक्ष में और भी रॉकेट भेज सकता है। वह अपने स्पेस स्टेशन की परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दे रहा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें, चीन ने दिया पाक को झटका, अब नहीं देना चाहता ऋण। जी हां दोस्तों, खस्ता हाल पाकिस्तान का उसके रहनुमा चीन ने भी साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी मेन लाइन एक रेलवे परियोजना के लिए 6 अरब डॉलर करीब 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने से चीन पीछे हट गया है। पाकिस्तान की जर्जर हालात में कर्ज की अदायगी न होने की स्थिति को देखते हुए उसने अपना इरादा बदला। कोरोना महामारी के बाद चीन ने पाकिस्तान में चल रही कई परियोजनाओं की अब दोबारा समीक्षा करना शुरू कर दिया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चल रही योजनाओं में रेलवे की परियोजना ML1 भी है। इस योजना में चीन ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का ऋण देने की सहमति दी थी। पिछले दिनों इसके प्रस्ताव पर दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ था। पाकिस्तान ने ऋण के लिए सभी औपचारिकता पूरी कर दी थी। यह योजना पूर्व में 9 अरब डॉलर की थी, जिसे बाद में घटाकर 6.9 अरब डॉलर का कर दिया गया था। बीजिंग ने इस ऋण को लेकर 30 मार्च को अपने संबंधित विभागों के साथ बैठक की थी, जिसमें पाकिस्तान की खस्ता हालत को देखते हुए माना गया था कि इस ऋण की अदायगी में मुश्किल होगी। पाकिस्तान के अधिकारियों के अनुसार चीन ने इस परियोजना को लेकर अपनी चिंता से अवगत करा दिया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस ऋण की अदायगी के लिए कोई ठोस प्रस्ताव चीन को नहीं दे सका है। ज्ञात हो कि इस परियोजना में पेशावर से कराची तक रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जाना था। यह परियोजना पाक के 4 राज्यों से गुजरी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।